हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय प्रिया। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। प्रीवियस वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 तक की सारे चैप्टर्स को कवर कर उनकी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस तो आप जाकर उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम एनी मोर हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये चैप्टर भी प्रीवियस चैप्टर की तरह थोड़ा अलग है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो आपने अपने आसपास देखी होंगी, जैसे कि राशनिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनको आप बाय नेम नहीं जानते होंगे हो सकता है, लेकिन आपने आसपास कहीं ना कहीं इनके बारे में न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में सुना होगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में आपको मिलेगा। आपको बाय नेम पता चलेगा कि वो जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते थे उनको किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सबसे पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम एक्सप्लेन कर रखा है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में भी, तो हाउ यू कैन राइट दैट? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। यानी कि फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो फूड है वो सबको अवेलेबल हो, यानी कि सबको मिल सके, सबको एक्सेसिबल हो, यानी कि सबकी फूड तक पहुंच हो, सब उसको एक्सेस कर सकें, एंड साथ ही साथ अफोर्डेबल हो, यानी कि सब लोग उसको परचेज करना, उसको खरीदना अफोर्ड कर सकें। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर रिटर्न है, टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, सब लोगों को, सब हर टाइम। ओके, तो हम इस तरीके से फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं। आगे गिवन है कि फूड इनसिक्योर सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, यानी कि वो लोग कौन हैं जो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर्ड कहलाते हैं। आप वैसे भी बता सकते हैं, अगर आपने ये चैप्टर ना भी पढ़ा हो, तो वो कौन है? पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं, यानी कि उनको फूड सिक्योरिटी ईजिली नहीं मिलती है, उनको फूड अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ईजिली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि फूड सिक्योरिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर, गवर्नमेंट विजिलेंस पर, एंड जब भी ज़रूरत हो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की, तब जो एक्शन लिए जाते हैं उस पर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आप इसी चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी टर्म्स, किस तरीके से ये काम करती है, और भी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आती हैं, आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो आई होप आपको ओवरव्यू क्लियर है, जिसमें हमने बात करी कि फूड सिक्योरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर कौन होते हैं, हु आर द मोस्ट वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी, एंड साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी किस पर डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, विच इज व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। जैसा मैंने अभी आपको ओवरव्यू में ही एक्सप्लेन कर दिया, सेम चीज इसमें भी गिवन है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि आप इस एक्सप्लेनेशन में हर एक जो पॉइंट हमने पढ़ा था फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, उसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगेन व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, आपको पता है फूड क्या है, एसेंशियल है, राइट? फूड के बिना हम रह नहीं सकते, तो ये हमारी लाइफ के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक एसेंशियल चीज है। फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर किसी को 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो वो फूड सिक्योर्ड है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब इससे कुछ ज्यादा होता है, जो आप इस चैप्टर में समझेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर जो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताई, तो उसमें हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, राइट? तो वही कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस हैं। क्या है फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस? अब हम इन तीनों
अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को डेप्थ में समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स, तो ये तीन टर्म्स को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इसका मतलब क्या है? फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है? जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है विद इन द कंट्री, जो कंट्री खुद प्रोड्यूस कर रही है, जो इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट करने का मतलब जो बाहर से मंगवा रही है, दूसरे देशों से मंगवा रही है। आपको पता होगा कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर कंट्री में नहीं पाई जाती हैं या नहीं उगती हैं, तो उन चीजों को हम या फिर कोई और देश दूसरे देशों से मंगवाता है तो उसे कहते हैं इंपोर्ट करना। यानी कि जब हम बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं अपने देश में, दैट इज नोन एज इम्पोर्टिंग, इम्पोर्ट कहलाता है वो। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मतलब है जो हमने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करा, जो हमने बाहर से इंपोर्ट करा एंड जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है पहले से। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है वो पूरा तो यूज नहीं हो पाता है, तो कुछ चीज गवर्नमेंट के ग्रीनरीज में, जो गवर्नमेंट के गोडाउन्स वगैरह होते हैं वहां पर स्टॉक में रहते हैं, तो इन सबको मिलाकर हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि हर इंसान की पहुंच में होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए हर पर्सन को। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है विच इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि फूड अफोर्डेबल होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास, एक पर्सन के पास इतना पैसा हो कि वो सफिशिएंट, जितने उसको ज़रूरत है उतना, सेफ, जिसे हम कह सकते हैं हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खरीदना अफोर्ड कर पाए। तो हमने अभी तक बात करी, यहाँ पर मेनली जो आपको ध्यान रखना है दैट इज कि फूड सिक्योरिटी क्या है, और फूड सिक्योरिटी में ये जो तीन मेजर टर्म्स आ रही हैं, दीज थ्री जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आई होप आप इतना एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपको बाय वर्ड्स ऐसे वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होती, अगर आपने उस चीज को याद रख लिया है तो आप उसको एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही फिर से लिखा हुआ है, तो फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इनफ फूड इज अवेलेबल, यानी कि अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड, यानी कि अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, यानी कि एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज थी कि फूड सिक्योरिटी कंट्री में कब होगी, जब ये तीनों चीजें इंश्योर होंगी। ओके, मूविंग नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वाई फूड सिक्योरिटी की। प्रीवियस पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, तो ये चैप्टर भी जो आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी पर ही बेस्ड है, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत ही क्यों है। मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में भी यही बताया था ओवरव्यू में कि सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर कौन होते हैं, जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं। सेम थिंग इज रिटन हेयर दैट द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर कौन रहते हैं, पुअर हाउस होल्ड्स कह लीजिए या फिर पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब आगे क्या आपको एक्सप्लेन कर रखा है, while persons above the poverty line might also be food insecure, यानी कि सबसे ज्यादा जो फूड इनसिक्योर है वो कौन है, पुअरेस्ट सेक्शन या पुअर हाउस होल्ड्स। लेकिन जो अबव पावर्टी लाइन लोग होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। अब यहाँ पर अबव पावर्टी लाइन यूज किया गया है, तो आप पिछले चैप्टर से रिलेट कीजिए जहाँ पर हम लोगों ने पावर्टी लाइन जैसे एक टर्म को समझा था। आपको एक रिकैप दे देती हूँ मैं कि हमने पावर्टी लाइन में क्या समझा था। पावर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको कुछ बेसिस पर सेट किया जाता है, जैसे कि इनकम लेवल का यूज कर कर या फिर कंजम्पशन लेवल का यूज कर कर। ओके, जो भी लोग उस लाइन से अबव, जिनकी इनकम है या फिर कंजम्पशन लेवल रहता है, उनको हम अबव पावर्टी लाइन की कैटेगरी में लेते हैं, जबकि जो उस
लाइन को, उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो जो अबव पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं, कई बार वो भी फूड इनसिक्योर हो जा रहे हैं। मैक्सिमम पुअरेस्ट सेक्शन रह रहा है, लेकिन कभी कभार अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी फूड इनसिक्योर हो रहे हैं। अब वो कब फूड इनसिक्योर होते हैं, ये समझना इम्पॉर्टेंट है। तो when the country faces a national disaster or calamity, I hope आप समझते होंगे कि national disaster या calamity जैसी टर्म कब कही जाती है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, नेशनल डिजास्टर या कैलामिटी हम कहते हैं अगर अर्थक्वेक आ जाए, यानी कि भूकंप, ड्राउट जब सूखा पड़ जाता है, क्रॉप्स नहीं उग पाती हैं वो सिचुएशन, फ्लड यानी कि बाढ़, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग फेमाइन यानी कि जब क्रॉप्स का फेलियर हो जाए, जब फसल बर्बाद हो जाती है, वैसी सिचुएशंस। तो ये सब आती है हमारी नेशनल डिजास्टर या कैलामिटी के अंदर। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं वो भी कई बार फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। और वो कब, वो कौन सी सिचुएशन है जब वो फूड इनसिक्योर हो रहे हैं, जब कोई नेशनल डिजास्टर या फिर कैलामिटी आ रही है, जैसे कि ये। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब समझने वाली चीज ये है कि हमने कहा कि ये जो लोग हैं ये फूड इनसिक्योर हो जा रहे हैं जब कैलामिटी होती है कोई, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि ये लोग कैलामिटी की वजह से फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। सो दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन कि हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी। तो कैलामिटी जब आती है, कोई भी कैलामिटी हो सकती है इनमें से या कोई और भी, तो किस तरीके से फूड सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है, राइट? चलिए, मैंने यहाँ पे ना आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कैसे होता है। मैंने आपको, आपके लिए उस चीज़ को समराइज कर दिया है ताकि आप सिंपली समझ पाए उसको। देखिए, नेचुरल कैलामिटी अगर हो गई, नेचुरल कैलामिटी के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया कि ड्रॉट अगर हुआ। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉट आया मतलब कि सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स जो है उनका प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना पहले फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रही थी, अब उसमें डिक्लाइन आ जाएगा क्योंकि ड्रॉट की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा कि शॉर्टेज होगा, फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में, जितने पहले अवेलेबल थे अब उतने अवेलेबल नहीं है। एज अ रिजल्ट फूड ग्रेन्स की जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फूड ग्रेन्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि फूड बिकम्स अनअफोर्डेबल। जब किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में अब वो चीज महंगी हो जाएगी, राइट? तो वही चीज यहाँ पर होगी कि फूड अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी, कि किस तरीके से जब कैलामिटी हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉट के थ्रू समझाया है, आप और भी किसी भी कैलामिटी को कंसिडर कर कर समझ सकते हैं कि जब फूड सिक्योरिटी किस तरीके से अफेक्ट होगी जब एक कैलामिटी आती है। ठीक है, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस पार्ट जो आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से एक कैलामिटी अगर काफी लंबे टाइम तक चलती है कोई कैलामिटी, तो वो किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर बता रखा है, इफ सच कैलामिटी हैपेंस इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, यानी कि काफी बड़े एरिया में, काफी बड़े रीजन में ऐसी कोई कैलामिटी आती है, वो कोई भी हो सकती है। ड्रॉट लेकर समझा था हमने, आप कोई सी भी कैलामिटी के बारे में इन जनरल कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कैलामिटी एक वाइड स्प्रेड एरिया में, एक बहुत बड़े रीजन में फैलती है और काफी लंबे टाइम तक भी रहती है, या तो काफी बड़े रीजन में फैली हो या फिर काफी लंबे टाइम तक रहे, और दोनों ही चीजें, कुछ भी सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कैलामिटी से स्टारवेशन की सिचुएशन आ सकती है। स्टारवेशन यानी कि भूखमरी की सिचुएशन। भूखमरी, स्टारवेशन, इसका मतलब क्या होता है, जब लोगों की डेथ होती है या फिर लोग सिवियरली सफर करते हैं लैक ऑफ फूड की वजह से, खाने की कमी की वजह से। ठीक है, and a massive starvation might take a turn of famine, और starvation famine भी बन सकता है। मैंने आपके लिए इस चीज को भी समराइज कर रखा है कि किस तरीके से calamity may turn into a famine। देखिए, जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर कोई calamity है, कोई सी भी calamity हो सकती है, इफ इट हैपन्स इन लार्ज एरिया, काफी बड़े एरिया में,
और या फिर लंबे समय तक के लिए होती है तो स्टारवेशन हो जाता है, भुखमरी। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर स्टारवेशन भी बहुत मैसिव लेवल पर हो जाए, बहुत बड़े पैमाने पर स्टारवेशन हो जाए, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेमाइन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर फेमाइन टर्म का यूज कर रहे हैं। तो फेमाइन है क्या, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फेमाइन। तो अब आगे आपको फेमाइन के ही बारे में बता रखा है। देखिए फेमाइन को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन करा है। फेमाइन is characterized by widespread death due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, फेमाइन को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इसको जैसे समझा रही हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। देखिए तो फेमाइन क्या है, जो वाइड स्प्रेड डेथ्स होती हैं स्टारवेशन की वजह से, भुखमरी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था स्टारवेशन यही होता है। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड डेथ होती है स्टारवेशन की वजह से एंड एपिडेमिक्स की वजह से। एपिडेमिक्स क्या होता है, जब कोई बीमारी एक रीजन में जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ही वास्टली फैल जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोगों की डेथ होने लगती है, वो होता है एपिडेमिक। ठीक है, कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी की वजह से या खराब खाने की वजह से, एंड हम कह सकते हैं लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी में जो रेजिस्टेंस की पावर है उसमें लॉस आने की वजह से, उसमें कमी आने की वजह से, जो क्यों होता है, क्योंकि लोग स्टारवेशन की वजह से वीक हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेमाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहां पर वाइड स्प्रेड डेथ हो रही है स्टारवेशन की वजह से, एंड एपिडेमिक्स जो किस वजह से हुए, कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड की वजह से, और बॉडी का रेजिस्टेंस भी लूज हो रहा है क्योंकि स्टारवेशन की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फेमाइन को। ओके ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे कि क्या ऐसी कोई फेमाइन कभी इंडिया में आई है, क्या इंडिया ने ऐसी किसी फेमाइन को फेस किया है। यस, इंडिया ने ऐसी एक फेमाइन को फेस किया था जिसको कहा गया फेमाइन ऑफ बंगाल। ओके, तो बंगाल में एक ऐसी फेमाइन हुई थी इंडिया में। ओके, तो फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया, अब हम उसको समझेंगे। देखिए तो द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल, जो बंगाल में हुई थी, कौन से ईयर में, 1943 में। अब इससे कितने लोग अफेक्ट हुए थे, कितने लोगों की डेथ हुई थी, तो दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल, ऑलमोस्ट 30 लाख लोग इस फेमाइन की वजह से मर गए थे। तो आप देख सकते हैं कि फेमाइन कितनी सिवियर रही होगी इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल के प्रोविंस में। तो उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उस टाइम पर रीजन्स को इसी तरीके से बोला जाता था, प्रोविंस ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्दर भी आपको इसी बंगाल फेमाइन के बारे में कुछ समझा रखा है, दैट इज कि डू यू नो हु आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमाइन, यानी कि ये जो फेमाइन हुई इससे सबसे ज्यादा उस टाइम पर कौन अफेक्ट हुए थे। तो द आंसर इज द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स। ये वो लोग थे जो 1943 में फेमाइन ऑफ बंगाल से सबसे ज्यादा सिवियरली अफेक्ट हुए। ये सबसे ज्यादा अफेक्ट क्यों हुए, क्योंकि उस टाइम पर राइस के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई हो गए थे। मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में भी समझाया था कि किस तरीके से एक कलामिटी फेमाइन बन जाती है, राइट। कलामिटी अगर काफी लंबे समय तक चलती है तो स्टारवेशन में चेंज होती है, मैसिव स्टारवेशन फेमाइन बन सकती है। तो सेम वे में यहाँ पर बंगाल के केस में बताया गया है कि जब फेमाइन हुई तो उस टाइम पर प्रोडक्शन में शॉर्टेज रहा होगा, जिसकी वजह से राइस के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, एंड इसकी वजह से दीज वर द पीपल, जिनका मैंने आपको बताया अभी, जो सिवियरली अफेक्ट हुए इस फेमाइन से, एंड दे वर द वंस हु डाइड इन दिस फेमाइन। तो इस कैटेगरी से जो लोग आते थे वो मोस्टली वो लोग थे जो इस फेमाइन की वजह से जिनकी डेथ हुई, जो जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया। इतना आपको क्लियर रहा होगा। ओके ओके, नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इंडिया में दोबारा कभी भी बंगाल फेमाइन जैसी कंडीशन फेस नहीं की गई। तो 1943 के फेमाइन के बाद इंडिया ने ऐसी कभी भी कोई सिवियर फेमाइन को दोबारा फेस नहीं किया। द सेम थिंग इज रिटन हियर दैट नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन। ओके, नाउ
यहाँ पर बताया गया है कि भले ही फेमाइन जैसी कंडीशन इंडिया में दोबारा ना आई हो, लेकिन फेमाइन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कि एग्जैक्टली इंडिया में कभी भी दोबारा फेमाइन नहीं हुई जैसे कि बंगाल में हुई थी, लेकिन फेमाइन जैसी कंडीशंस अभी भी इंडिया में काफी सारे पार्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या होता है उसमें, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि फेमाइन जैसी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं जबकि एक्चुअल में कोई फेमाइन नहीं आई? क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर भुखमरी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से आपको समझाया गया है कि एग्जैक्टली कोई फेमाइन नहीं हुई बंगाल फेमाइन के बाद, लेकिन फेमाइन जैसी कंडीशंस अभी भी काफ़ी सारे पार्ट्स में प्रिवेल करती हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज रिटन that natural calamities and pandemics may also lead to food shortage। देखिए, कैलामिटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टार्टिंग से, चैप्टर की स्टार्टिंग से हम लोग यही समझ रहे हैं कि कैलामिटी क्या होती है और कैलामिटी कैसे स्टारवेशन में और मैसिव स्टारवेशन किस तरीके से फेमाइन में चेंज हो जाती है। ओके, और हमने बंगाल फेमाइन का एग्जाम्पल समझा, लेकिन हमने बंगाल फेमाइन को सिर्फ पढ़ा है कि उस टाइम पर, उस ईयर में किस तरीके की सिचुएशन हुई थी, किस तरीके से लोग अफेक्ट हुए, लोगों की डेथ हुई। ओके, लेकिन पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक तो ऐसा टाइम रहा था जिसको सबने खुद देखा है, सबने खुद फेस किया है, राइट? तो आप यहाँ पर उस सिचुएशन से रिलेट करके बेटर समझ पाएंगे कि उस टाइम पर जो सिचुएशन थी वो किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट कर रही थी। सेम चीज आपको कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से सिर्फ नेचुरल कैलामिटी ही नहीं बल्कि पैंडेमिक्स की वजह से भी फूड शॉर्टेज होते हैं। तो नेचुरल कैलामिटी में हम एक बंगाल फेमाइन का समझ कर आ गए, ठीक है, लेकिन पैंडेमिक ऐसी चीज है जो हम सब ने खुद भी उस सिचुएशन में, हम सब ने उस चीज को देखा है, ठीक है। तो आगे यही चीज बता रखी है कि फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक में भी क्या हुआ था कि फूड सिक्योरिटी सिवियरली इम्पैक्ट हुई थी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आपको वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज कि जो मूवमेंट था लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सब कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, यू नो दैट राइट। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रही थी। अब जब ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं था, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज हिंडर हो रही थी। इसीलिए क्या जरूरी है आपको यहाँ से समझने की क्या जरूरत है कि कैलामिटीज एंड पैंडेमिक्स ऐसी चीजें हैं जिनको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अगर प्रिडिक्ट कर भी लिया तो हमें क्या जरूरी है कि हमारे पास पहले से बैकअप हो, और वो बैकअप एकदम से तो क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जरूरी ये है कि हर टाइम पर ये इंश्योर किया जाए कि फूड सिक्योरिटी हमेशा हो। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना हर समय जरूरी हो जाता है, ताकि अगर कैलामिटी, पैंडेमिक या कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन कंट्री में आती है तो कंट्री के पास इनफ रिसोर्सेज हो, इनफ फूड ग्रेन्स हो, और कंट्री फूड सिक्योर रह सके, उसकी फूड सिक्योरिटी खतरे में ना आए। तो यही चीज यहाँ पर रिटर्न है, देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स इंक्लूडिंग कैलामिटीज एंड पैंडेमिक्स। ओके, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम समझेंगे हु आर फूड इनसिक्योर। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, व्हाई फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी होती ही क्यों है। इस पॉइंट तक जो हमने प्रीवियस पॉइंट कैलामिटीज एंड पैंडेमिक्स तक का समझा, उसमें आपको उस पॉइंट का आंसर मिल गया होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि फूड इनसिक्योर है कौन, कौन वो लोग हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं। स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मोस्टली जो फूड इनसिक्योर होते हैं वो पुअर हाउस होल्ड होते हैं या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं। चलिए इसी चीज को हम आगे समझते हैं। Although a large section of people suffer from food and nutritional insecurity, काफी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी में जो इस तरीके की फूड इनसिक्योरिटी से, न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से सफर करता है, लेकिन कुछ वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स भी हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है टू फूड इनसिक्योरिटी। वो लोग कौन है, चलिए देखते हैं। वो लैंडलेस लोग जिनके पास या तो बहुत कम लैंड है या फिर लैंड है ही नहीं। ओके, या तो कोई स्मॉल पीस ऑफ लैंड है लेकिन वो उनकी इनकम के लिए सफिशिएंट नहीं है, या फिर वो बिल्कुल लैंडलेस है, उनको दूसरों के वहां काम करना पड़ता है, दूसरे बिग फार्मर्स के यहाँ काम करना पड़ता है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं,
प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन उनकी इनकम कुछ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत ही कमा पाते हैं। एंड डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, जैसे कि बेगर वगैरह, भिखारी वगैरह हो गए। चलिए आगे आपको समझाया गया है कि अर्बन एरियाज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पर फूड इनसिक्योर फैमिलीज कौन है, अर्बन एरिया में पर्टिकुलरली किन ग्रुप्स में पाया जाता है, कि कौन से ग्रुप्स वो हैं जो फूड इनसिक्योर हो रहे हैं या हैं। देखिए वो कौन लोग हैं, जिनके जो मेंबर्स हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स, ये वो फैमिलीज हैं जहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इल पेड ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, यानी कि इस तरीके के काम में इन्वॉल्व है जहाँ पर ज़्यादा हाई पेमेंट नहीं की जाती, भले ही वो हार्ड वर्क करते हो, उनसे हार्ड लेबर लिया जाता हो, तब भी दे आर इल पेड, यानी कि उनको कम ही पे किया जाता है। एंड जो कैजुअल लेबर मार्केट में इन्वॉल्व है जो फैमिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर आपको इसको समझाऊं तो अर्बन एरियाज में फूड इनसिक्योर फैमिलीज कौन बनती हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स या तो इल पेड ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं या फिर कैजुअल लेबर मार्केट का वो पार्ट है। ओके, आगे बात की गई है दैट दीज वर्कर्स आर लार्जली engaged in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure their survival। तो वही चीज है कि जो अर्बन एरियाज में जो लोग फूड सिक्योरिटी नहीं पा पाते हैं, जो फूड इनसिक्योर हैं, वो इस रीजन की वजह से क्योंकि उनको कम पे किया जाता है या फिर वो कैजुअल लेबर मार्केट का पार्ट है। अब ये किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, सीजनल एक्टिविटीज में, यानी कि इनके पास साल में हर टाइम काम नहीं होता, कुछ टाइम ये एम्प्लॉयड रहते हैं तो तब इनको पैसा मिलता है, उससे ये अपनी फैमिली को चलाते हैं। लेकिन कई टाइम ऐसा भी आता है एक साल में जब ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तब इनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ साल में जिस टाइम पर ये एम्प्लॉयड भी होते हैं तब भी दे आर पेड वेरी लो वेजेस, ठीक है, उनको कम ही वेजेस पे किए जाते हैं, जो उनके डे टू डे एक्टिविटीज को, डे टू डे जो भी उनके खर्चे होते हैं उनको मैनेज करने के हिसाब से काफी ज्यादा कम होते हैं। दैट जस्ट इंश्योर देयर सर्वाइवल, जिससे सिर्फ उनका सर्वाइवल हो पा रहा है, वो न्यूट्रिशियस फूड या फिर हेल्दी फूड और भी काफी सारी जो मिनिमम लेवल की सर्विसेज हैं वो अपने लिए नहीं ले पाते हैं। ओके, मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दो लोगों की स्टोरी दे रखी है, एक रामू की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ रामू, और एक है स्टोरी ऑफ अहमद। यहाँ पर स्टोरी को आपके लिए शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको एक पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप इजीली इसको समझ पाएं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं मैंने उसमें डाल दिए हैं, तो हम इन दोनों स्टोरीज को वहीं से ही समझते हैं। चलिए, ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ रामू। रामू की स्टोरी में क्या बता रखा है कि रामू रायपुर विलेज में रहता है, ठीक है, यानी कि वो विलेज में रह रहा है। और काम क्या कर रहा है रामू, ये एक कैजुअल लेबरर के तौर पर काम करता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, यानी कि ये एक स्मॉल फार्मर है, लेबरर है। हम लेबरर कहेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि ये कौन से वाले लोग हैं जो बड़े, जो बिग फार्मर्स हैं उनके फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अब रामू का जो एल्डेस्ट सन है जिसका नाम सोमू है, उसके बारे में बात करते हैं। वो 10 ईयर ओल्ड है, 10 साल का है। देखिए वो 10 साल का है तब भी वो क्या कर रहा है, ही वर्क्स, क्या काम करता है, ही वर्क्स एज अ पाली। पाली क्या है कि जो भी कैटल हैं, ठीक है, जो भी गाय भैंस बकरियां, जो भी कैटल्स हैं उनका ये ध्यान रखता है। वो कैटल इनकी खुद की नहीं है, किनकी है वो कैटल, गांव के सरपंच की, ठीक है। तो गांव के सरपंच के यहाँ ये पाली के तौर पर काम करता है, यानी कि उनकी कैटल को का ध्यान वगैरह ये रखता है। तो इस तरीके से ये पूरे साल भर एम्प्लॉयड रहता है सोमू, और उसको इस काम के बदले टोटल ₹1000 पे किए जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई उनके बड़े बेटे की। अब बात करते हैं कि रामू की फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। देखिए, ही हैज अ वेरी बिग फैमिली। उनकी फैमिली में रामू खुद हो गए ऑब्वियसली, उनकी वाइफ है सोमू जो उनके एल्डेस्ट सन है जिसके बारे में हमने पढ़ा। सोमू के अलावा उनके 3 बेटे और हैं एंड 2 डॉटर्स हैं। तो हम अगर सम अप करके समझे तो रामू, उनकी वाइफ और उनके 6 बच्चे हैं, 6 चिल्ड्रन है। सो ही हैज अ ह्यूज फैमिली, ठीक है। तो सर्वाइवल करना और जो इनकम आती है उससे अपना घर चला पाना उनके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता होगा। अब बात करते हैं रामू की वाइफ सुनहरी के बारे में। सुनहरी क्या करती हैं, ये पार्ट टाइम वर्क करती हैं, ठीक है, यानी कि पूरे दिन भर काम नहीं करती हैं, कुछ टाइम के लिए ये भी काम पे जाती हैं। अब काम क्या करती हैं,
ये वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टॉक, रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग। तो जो लाइफ स्टॉक वगैरह है उनकी साफ सफाई का काम, काउ डंग वगैरह क्लीन करने का काम, तो मतलब कि जो भी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड वर्क है ये वो करती हैं। ठीक है, अब इसके बदले इनको पे क्या किया जाता है, जैसे कि सोमू को 1000 रुपीज पे किए जा रहे थे, तो उनकी वाइफ को क्या पे किया जाता है, इनको काइंड में पे किया जाता है, यानी कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे कि आधा लीटर दूध दे दिया या फिर कुछ कुक्ड फूड दे दिया और वेजिटेबल्स वगैरह दे दिए उनके डेली के काम के लिए, तो उनको काइंड में पे किया जा रहा है, कैश पेमेंट नहीं की जाती है। इसके अलावा वो और क्या करती हैं, शी वर्क्स इन द फील्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड इन द बिजी सीजन। तो जो बिजी सीजन होता है, जैसे कि जब फसल को बोया जाता है या जब फसल को काटा जाता है, ये जो कुछ बिजी सीजन्स रहते हैं, हार्वेस्टिंग के, सोइंग के, या फिर जब पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़के जाते हैं, तो इस सारे टाइम पर जब बिजी सीजन रहते हैं तो ये अपने हस्बैंड यानी कि रामू की हेल्प भी करती हैं। तो इतनी बात आपको आई होप क्लियर रही होगी। अब आगे भी रामू की कहानी कंटिन्यूड है। बुक में इसको सिंपली एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है, आपको इजीली याद रहे करके मैंने इसे पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, ठीक है। अब रामू एम्प्लॉयड कब रहता है पहले हम ये समझेंगे। जब सोइंग होती है यानी कि फसल बोई जाती है, ट्रांसप्लांटिंग होती है, हार्वेस्टिंग, तो इस टाइम पर तो रामू के पास काम रहता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या करता है, कैजुअल लेबरर के तौर पर काम करता है। तो जो सीजन्स होते हैं, जब काम होता है, तो उस टाइम पर रामू इज एम्प्लॉयड। अब रामू अनएम्प्लॉयड भी हो जाता होगा, क्योंकि कुछ ही टाइम ऐसा होगा जब सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग होगी, बाकी टाइम पे रामू के पास काम नहीं रहता है। तो वो कौन सा टाइम होता है, रामू अनएम्प्लॉयड कब होता है ये समझते हैं। देखिए, अबाउट 4 मंथ्स, कम से कम वो 4 महीने ऐसे जाते हैं जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। वो कौन सा टाइम होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मच्योरिंग इन अ ईयर, यानी कि जब फसल मच्योर हो रही होती है उस टाइम पर तो उसको कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि सोइंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग इसी पीरियड में उसको काम मिलता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जब ये अनएम्प्लॉयड होता है तब भी कुछ काम करने की कोशिश करता है, कुछ काम ढूंढ लेता है, जैसे कि ब्रिक लेइंग का या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये सब रामू उस टाइम पर कर लेता है। बात करते हैं रामू की इनकम की। देखिए, रामू को भी कैश में भी पेमेंट हो जाती है या फिर काइंड में हमने समझा कि कोई चीज दे दी जाती है उस काम के बदले। अब उसके बाद जब रामू एम्प्लॉयड है तब क्या होता है, तब तो वो अपनी फैमिली के लिए 2 वक्त का खाना मैनेज कर पाता है। लेकिन जब रामू अनएम्प्लॉयड होता है, व्हेन ही इज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही ये काम कर लेता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज कि उसको काम मिल ही जाए। तो जब वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स उसकी फैमिली फेस करती है, द फैमिली फेसेस डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स हिज स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि उसके बच्चों को बिना खाना खाए भी सोना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको रामू की कंडीशन को शोकेस करने की कोशिश की जा रही है। अब उनकी कंडीशन के बारे में अगर हम इन जनरल बात करें, तो मिल्क एंड वेजिटेबल्स उनकी मील का रेगुलर पार्ट नहीं है। तो मिल्क और वेजिटेबल जो कि बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक डे टू डे में कंज्यूम की जाने वाली चीजें हैं, वो भी उनकी मील का रेगुलर पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आई होप आपको रामू की पूरी स्टोरी, फैमिली के बारे में, किस तरीके की कंडीशन है, कब एम्प्लॉयड है, कब अनएम्प्लॉयड है, कैसी सिचुएशन वो फेस करते हैं, आई होप इतना आपको क्लियर रहा होगा। चलिए, लास्ट पॉइंट और बचता है कि फूड इनसिक्योरिटी इन रामूज फैमिली। तो हमारा चैप्टर ही क्या है, फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। तो हमें रामू की फैमिली में भी किस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी है ये समझना होगा, यही तो हमारे चैप्टर का एम है, यही इस एग्जाम्पल का भी पर्पस था। तो रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ्स। देखिए, जब वो फील्ड वगैरह में काम कर रहा है तब तो उसके पास पैसे आ जा रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली के लिए खाना वगैरह मैनेज कर पाता है। लेकिन 4 महीने ऐसे रहते हैं जब उसको काम ढूंढना पड़ता है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उसके पास कोई इनकम नहीं हो पाती है। तो उन 4 महीनों में रामू क्या रहता है, फूड इनसिक्योर रहता है। तो वही चीज यहाँ पर रिटर्न है, व्हेन ही इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर। तो रामू 4 महीने के लिए फूड इनसिक्योर होता है। वो 4 महीने कौन से होते हैं, जब वो अनएम्प्लॉयड होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो वर्क है वो कैसा है, सीजनल है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसका मतलब। तो रामू की फूड इनसिक्योरिटी का हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है।
So now after understanding story of Ramu, let's move to Ahmad's story. तो अब हम समझेंगे story of अहमद. चलिए यहाँ पर समझते हैं. सबसे पहले अहमद बैंगलोर में रहता है, ठीक है, यानी कि वो एक सिटी में रह रहा है. जैसे कि हमने रामू के सिचुएशन में पढ़ा था कि वो विलेज में रहता था, तो वो बैंगलोर में रहते हैं और काम क्या करते हैं, रिक्शा पुलर का, ठीक है, रिक्शा चलाते हैं वो. अब इनके फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करें तो अहमद, उनके पेरेंट्स, उनके 3 भाई और 2 सिस्टर्स. सो अगेन ही हैज अ ह्यूज फैमिली. अब वो लोग रहते कहाँ पर हैं, वो झुग्गी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं. ओके. उसके अलावा इनकी जो पूरी फैमिली है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है, मतलब जो इनकी इनकम होती है उसी से इनकी पूरी फैमिली चलती है. फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज अर्निंग, ऑन हिज डेली अर्निंग्स फॉर सर्वाइवल. ओके. अब ये काम जो करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो जो इनका काम है वो कुछ इस नेचर का है दैट ही डजंट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनकी भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास भी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है. ये नहीं है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो इनके पास इतनी इनकम पर मंथ पर्टिकुलरली आ ही जाएगी. उनकी अर्निंग्स फ्लक्चुएट करती हैं. ऑब्वियसली ही इज अ रिक्शा पुलर. जिस दिन उनको अच्छे कस्टमर्स मिल जाते होंगे जिस दिन में, तो उनकी इनकम उस दिन ज़्यादा हो जाती होगी. जिस दिन अगर उनके कस्टमर्स कम होते होंगे तो उस दिन उनकी इनकम कम होती होगी. तो हिज दिन अर्निंग्स फ्लक्चुएट. ओके. नाउ मूविंग अहेड, इनकम फ्लक्चुएट्स में इन्होंने क्या आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से हमने भी पढ़ा कि इनकम तो इनकी फ्लक्चुएट करती है. तो इनकम फ्लक्चुएट कैसे कर रही है? कभी कभार ऐसा होता है कि इनकी अर्निंग इतनी हो जाती है कि ये कुछ सेव भी कर पाते हैं अपने डे टू डे खर्चों को करने के बाद, ठीक है, यानी कि जो भी इनकी फैमिली का डे टू डे का खर्चा आता है उसको करने के बाद भी कुछ पैसे इनके पास बच जाते हैं. तो कभी इनकी इनकम इतनी अच्छी हो जाती है. लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि ये बहुत ही मुश्किल से उतना अर्न कर पाते हैं कि इनकी डे टू डे जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए. तो हमने समझा कि इनकम फ्लक्चुएट कर रही थी, और इनकम फ्लक्चुएट जब करती है तो इस तरीके से सिचुएशंस हो रही है. तो नाउ येलो कार्ड के बारे में हम बात करेंगे. येलो कार्ड के बारे में बताया गया है कि अहमद के पास ये कार्ड है. अब ये येलो कार्ड है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये एक पीडीएस कार्ड है, और ये किन के लिए है, पर्टिकुलरली जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं. बाय नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू कि व्हाट डू वी मीन बाय बिलो पावर्टी लाइन पीपल. ओके. तो फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर, येलो कार्ड जो कि अहमद के पास है ये एक पीडीएस कार्ड है. पीडीएस कार्ड मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड है, जो पर्टिकुलरली बीपीएल पीपल, बिलो पावर्टी लाइन पीपल के लिए होता है. अब बात करें अगर हम पीडीएस कार्ड की, ठीक है, तो आपके इसी चैप्टर में एक डेडिकेटेड टॉपिक है पीडीएस के लिए, जहां पर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इन डिटेल पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ राशनिंग वगैरह जैसे टर्म्स को भी वहां पर पढ़ा जाएगा. सो फॉर द टाइम बी जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट ही हैज दिस कार्ड. ये एक पीडीएस कार्ड है फॉर द बीपीएल पीपल. ओके. अब इस कार्ड से अहमद को क्या फायदा होता है, क्या मिलता है उसको इससे? उनको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड कैरोसिन ऑयल इस कार्ड के थ्रू मिल जाता है. और यहाँ से इस कार्ड के थ्रू उनको बेनिफिट क्या होता है? चीजें तो ये सारी मिल रही हैं, वो तो ये मार्केट से भी जाके खरीद सकते हैं. इस येलो कार्ड का फायदा क्या है कि इस कार्ड के थ्रू जो बीपीएल पीपल को ही दिया जाता है, इस कार्ड के थ्रू अहमद को ये सारी चीजें मार्केट प्राइस से आधे दामों पर मिल जाती हैं. तो आप थोड़ा अगर रिलेट कर कर समझें तो क्योंकि ये बीपीएल पीपल के लिए ही रखा गया है, तो इसका एम क्या है कि ये जो भी बेसिक चीजें हैं, ये जो बीपीएल पीपल हैं हु कैन नॉट अफोर्ड कि वो एक्सपेंसिव जो चीजें हैं वो मार्केट से खरीद सकें, तो उनकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए उनके पास भी जो पैसे हैं वो उनको अच्छे से यूज कर सकें, उन पे ज्यादा बर्डन ना पड़े. इसके लिए क्या किया गया है कि ये सारी जो एसेंशियल चीजें हैं इनको हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस पर अवेलेबल कराया जाता है. और यही पर्पस है इस येलो कार्ड का कि ये जो बेसिक चीजें हैं वो अहमद जैसे जो बीपीएल पीपल हैं उनको ये बेसिक चीजें कम दामों पर मिल सके. ठीक है, क्योंकि इफ दे गो टू बाय द सेम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट तो उनको हाई प्राइस पे करना पड़ सकता है. ठीक है. तो अब अहमद क्या करता है, ही परचेजेस हिज मंथली स्टॉक. कब? जब भी राशन की दुकान खुली होती है तो एक दिन जाकर वो अपना इन सारी चीजों का मंथली स्टॉक जो भी पर्टिकुलरली अमाउंट दी जाती है इस कार्ड के अंडर, उतना जाकर उस राशन शॉप से ले आता है. जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, हम पीडीएस एंड राशन शॉप जैसी टर्म्स के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो इस एग्जाम्पल में इसीलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ.
ओके, आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू एग्जाम्पल, नाउ लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर को बुक से ही. ठीक है, फॉर योर सिंप्लिसिटी मैंने वहां पर पीपीटी के थ्रू आपको दोनों एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दिए. यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे कि और भी काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्या हैं, फूड इनसिक्योर्ड हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अदर फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप्स के बारे में. अभी तक हम क्या समझते आ रहे हैं कि पुअर हाउस मोस्टली अफेक्टेड होते हैं या फिर वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं फूड इनसिक्योरिटी को, राइट. लेकिन हमने फिर बात करी थी कि कुछ अबव पावर्टी लाइन पीपल भी होते हैं जो कलैमिटीज वगैरह के टाइम पर अफेक्ट होते हैं फूड इनसिक्योरिटी से. और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट में ही बात करी थी जहां पर आई एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल न्यूट्रिशनल एंड फूड इनसिक्योरिटी से सफर करते हैं. अब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली उन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे जो फूड इनसिक्योर्ड होते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए इस पैराग्राफ को पॉइंट्स में चेंज कर दिया है ताकि आप एक एक पॉइंट याद रख सकें कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो सफर कर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी से. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है द सोशल कॉम्पोजिशन अलोंग विद द इनेबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फूड इनसिक्योरिटी. व्हाट डज इट मीन कि कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं दे आर अनेबल टू बाय द फूड, ओके, लेकिन साथ ही साथ इनकम की वजह से तो वो अफेक्ट हो ही रहे हैं, वो फूड इनसिक्योर हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका सोशल कॉम्पोजिशन भी कुछ ऐसा होता है जो उनको फूड इनसिक्योर बना देता है. ठीक है, तो इनके सोशल कॉम्पोजिशन अलोंग विद द इनेबिलिटी टू बाय फूड एक रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी में. अब हम इस पर्टिकुलरली सोशल कॉम्पोजिशन से क्या कहना चाहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सोशल कॉम्पोजिशन में ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि जो ग्रुप्स हैं जैसे कि एससीज, एसटीज और सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसी, इनके साथ क्या होता है कि they have either poor land base or very low land productivity, तो they are prone to food insecurity. ठीक है, यानी कि या तो इनके पास कम लैंड होता है या फिर जो इनका लैंड होता है उसकी बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती है. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कि एक फील्ड जो है, अगर एक खेत है उसमें उपज कितनी हो सकती है, कितनी क्रॉप वहां पर उगती है. ठीक है, तो इन जो एससीज है, एसटीज है, ओबीसीज है, इनका पहले तो पुअर लैंड बेस होता है या फिर इनकी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा कम होती है. तो दैट इज वाई दे आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी. तो सोशल कॉम्पोजिशन से ये कहना चाह रहे हैं वो लोग. ठीक है, सो द चैप्टर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि सोशल कॉम्पोजिशन भी एक रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी में, और सोशल कॉम्पोजिशन से हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं और ये किस तरीके से फूड इनसिक्योर होते हैं ये भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन. यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग भी फूड इनसिक्योर होते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अफेक्ट होते हैं. पहला हमने पढ़ा सोशल कॉम्पोजिशन की वजह से भी लोग फूड इनसिक्योर होते हैं. अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो रहे हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अफेक्टेड हैं. अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं. देखिए, कई बार क्या होता है कि पीपल हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, ओके, आर ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल. तो कई बार लोगों को अपने एरिया से दूसरे एरियाज में, दूसरे शहरों में, दूसरे गांव में माइग्रेट करना पड़ता है काम की तलाश में. ठीक है, तो ये भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं. तो ये भी एक वो ग्रुप है जो फूड इनसिक्योर की कैटेगरी में आता है. ठीक है, so the same thing is written, the people affected by natural disasters who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people. I hope it is clear to you. Now let's move to the third one, which says that a high incidence of malnutrition prevails among women. So it is quite obvious, आपने काफी बारी पढ़ा होगा कि जो women होती हैं और जो infants होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा malnourished होते हैं. malnourished मतलब कि उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी होती है. ठीक है, तो ये भी एक सीरियस मैटर है. इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि सीरियस मैटर क्यों है. ये सीरियस मैटर इसीलिए है क्योंकि जब कोई विमेन क्या होती है, माल नरिश्ड होती है, तो वही माल नरिशमेंट उनके बच्चों में भी
पास ऑन हो जाती है। तो द सेम थिंग इज रिटन दैट दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो अनबॉर्न बेबी है या जो इन्फेंट्स है उनमें भी माल नरिश्ड होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि दियर मदर्स फीड देम। तो जब मदर ही माल नरिश्ड है तो बच्चे में भी वो देखा जा सकता है। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो फीड करवाने वाली मदर्स हैं, और जो बच्चे 5 साल से कम हैं, ये वो लोग हैं जो काफी बड़ी फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन बनाते हैं। ओके, सो आई होप आपको तीनों फूड इनसिक्योर ग्रुप्स क्लियर रहे होंगे, जिसमें हमने एक सोशल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करी, जिसमें SC STs OBCs आते हैं। सेकेंडली, जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट होते हैं, दे हैव टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। ओके, एंड थर्डली हमने बात करी कि विमेन जो होती हैं उनमें हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन पाया जाता है, एंड किस तरीके से फिर जो अनबॉर्न बेबीज हैं, इन्फेंट्स हैं या चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, वो भी माल नरिश्ड होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का सेगमेंट बन जाता है। राइट, अब इसी पॉइंट को, ये जो हमने अभी ये थर्ड पॉइंट पढ़ा, उसी को सपोर्ट करता हुआ कुछ डेटा यहाँ पर कोटेड है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, तो ये एक तरीके का सर्वे होता है। ठीक है, ये सर्वे आपको क्या डेटा दे रहा है, इसके थ्रू क्या पता चल रहा है कि 1998-1999 का जो पीरियड था, इस पीरियड में द नंबर ऑफ सच वुमेन, यानी कि जो माल नरिश्ड वुमेन थी, जिनमें माल न्यूट्रिशन था, वो और ऐसे ही बच्चे अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ थे। सो यू कैन इमेजिन कि ये वो पॉपुलेशन भी थी जो फूड इनसिक्योर थी। ठीक है, द सेम थिंग जो यहाँ पर रिटन है दैट दिस कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो इसी को सपोर्ट करता हुआ ये डेटा भी है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। ओके, सो बिफोर आई गो टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पावर्टी वाला चैप्टर, जो चैप्टर 3 था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, आपने जहां से भी समझा है, उसमें एक पॉइंट मेंशन था कि जो पावर्टी है वो कुछ स्टेट्स में काफी ज्यादा हाई लेवल की है। ठीक है, कुछ में कम भी थी, लेकिन कुछ में काफी ज्यादा हाई लेवल की पावर्टी थी। सेम वे में फूड इनसिक्योर पीपल भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। सो द सेम थिंग इज रिटन आर डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स। ओके, सो वो कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर फूड इनसिक्योर पीपल काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं? वो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स। ठीक है, जहाँ पर हाई इंसिडेंस रहता है, मतलब कि काफी ज्यादा हाई रेट रहता है पावर्टी का। ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज है वहां पर, और रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग पाए जाते हैं, जिनमें पहला है इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। उसके अलावा जो ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के इलाके हैं, डिस्टेंट एरियाज कह सकते हैं आप, और वो रीजन्स जहाँ पर काफी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। ठीक है, अब आप खुद रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि क्यों यही स्टेट सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन को कंसिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये आप समझ पा रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर पावर्टी काफी ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है, तो पुअर लोग हैं, इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो फूड इनसिक्योर है। सेम वे में जो ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज है, और जिन रीजन्स में काफी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आती हैं वो किस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी को क्रिएट करती हैं। अब इसी को सपोर्ट करते हुए इन्होंने कुछ स्टेट्स के नाम भी कोट कर दिए हैं। इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मेनी पार्ट्स ऑफ MP एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर कंट्री के काफी ज्यादा फूड इनसिक्योर, या फिर कह सकते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल रहते हैं। ठीक है, तो दीज स्टेट्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड सिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो यहाँ पर इन्होंने आपको पहले एक्सप्लेन करा कि डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज है सम रीजन्स में, वो कौन से रीजन्स हैं, वो ये सारे रीजन्स हैं। ठीक है, और अगर हम उनको कुछ स्टेट्स के थ्रू देखें कि वो पर्टिकुलरली कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसा पाया जाता है, तो दीज आर दोज स्टेट्स जहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल पाए जा रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट विच इज अबाउट हंगर। अब यहाँ पर हम एक
हंगर जैसे टर्म को समझेंगे। अभी तक हमने काफ़ी सारी नई नई टर्म्स के बारे में बात करी, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ को आप समझ सकते होंगे, फेमाइन के बारे में, स्टारवेशन, मैसिव स्टारवेशन, ये सब हमने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हंगर। ठीक है, हंगर को भी इन्होंने क्या बताया है कि ये भी एक एस्पेक्ट है जो इंडिकेट करता है फूड इनसिक्योरिटी को ही। सो it is written that hunger is another aspect indicating food insecurity. Okay, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि फूड सिक्योरिटी को हम अटेन करें। फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस थे, आई होप आपको याद है, नहीं है तो पहले उसको दोबारा से समझ कर आइए। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का अटेनमेंट करना है कि फूड सिक्योरिटी को पा पाना, इसके लिए क्या जरूरी है, 2 चीजें जरूरी हैं। यहाँ पर ये 2 चीजें इन्होंने बताई हैं, इसलिए मैंने आपके लिए नंबर्स के थ्रू मार्क कर दिया है। वो क्या है? पहला, करंट हंगर को एलिमिनेट करना। ठीक है, जो करंट टाइम में जो हंगर चल रही है तो उसको एलिमिनेट करना, उसको खत्म करना। और साथ ही साथ फ्यूचर में अगर कोई हंगर आने के चांसेस हैं तो उन रिस्क को रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, कम करना। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे कि फूड सिक्योरिटी को अटेन करने में 2 चीजें करना जरूरी है, करंट हंगर एलिमिनेशन एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो हंगर है इसके 2 डायमेंशन है। इनिशियली हमने क्या पढ़ा था कि फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन है, राइट? तो आप इसको याद रखिएगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट भी कर रखा है, दैट हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। तो हंगर के 2 डायमेंशंस आ रहे हैं, एक है क्रॉनिक और एक है सीजनल। अब हम समझेंगे कि क्रॉनिक हंगर का मतलब क्या है एंड सीजनल हंगर का मतलब क्या है। ओके, पहले हम बात करते हैं क्रॉनिक हंगर के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम जो क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर को पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको इजीली समझ आ जाए इसीलिए जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर में जो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है वो क्या है कि ये है क्या। फर्स्टली हम बात करेंगे कि क्रॉनिक हंगर क्या है एंड सीजनल हंगर क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, तो मैं आपको क्रॉनिक हंगर के थ्रू पहले समझाती हूँ कि ठीक है हम क्या क्या समझेंगे कि व्हाट इज इट, क्रॉनिक हंगर है क्या। अब सेकंड हम देखेंगे कि क्रॉनिक हंगर की वजह से सफर कौन करता है और वो ही ग्रुप क्रॉनिक हंगर की वजह से क्यों सफर कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉनिक हंगर समझते हैं कि क्रॉनिक हंगर क्या है। क्रॉनिक हंगर इज अ consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and or quality। क्रॉनिक हंगर कब होती है? जब जो खाना है, जो डाइट है लोगों की, वो इनएडुकेट होती है, यानी कि अप टू द मार्क नहीं होती है। किन टर्म्स में? क्वांटिटी के टर्म्स में एंड क्वालिटी के टर्म्स में, या फिर दोनों के टर्म्स में। यानी कि या तो खाना कम मिलता है लोगों को जितना होने चाहिए उससे, या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा पुअर है। ठीक है, तो क्रॉनिक हंगर में हमने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज इट, यानी कि क्रॉनिक हंगर क्या है। आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब क्रॉनिक हंगर से सफर कौन लोग कर रहे हैं? पुअर पीपल सफर कर रहे हैं क्रॉनिक हंगर की वजह से। तो हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दैट हु सफर्स? पुअर पीपल सफर। ठीक है, अब पुअर पीपल ही क्यों क्रॉनिक हंगर से सफर करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। तो यही लोग सफर इसीलिए करते हैं क्योंकि एक तो इनकी इनकम काफी ज्यादा लो होती है, और इनकम लो होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि क्वालिटी वाइज अच्छा और जितनी क्वांटिटी इनको चाहिए उतना खाना परचेज करना, उतना खाना बाय करना जिससे इनका सर्वाइवल हो सके, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि क्रॉनिक हंगर क्या है, कौन इससे सफर कर रहा है और क्यों वो ही ग्रुप सफर कर रहा है। अब सेम वे में हम सीजनल हंगर के लिए भी इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। बात करेंगे सीजनल हंगर के बारे में। अगेन हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि व्हाट इज इट, सीजनल हंगर है क्या। तो सीजनल हंगर क्या है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। देखिए, अभी तक इस बुक में हम लोगों ने कितनी ही बार सीजनल वर्ड का यूज कर रखा है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा था हमने, तो सीजनल हंगर भी आप नाम से ही समझ सकते हैं, यानी कि इस तरीके की हंगर जो पूरे ईयर में नहीं रहती है लेकिन कुछ टाइम पीरियड रहता है ऐसा एक ईयर में जिस दौरान ये हंगर पाई जाती है, इसीलिए ये सीजनल हंगर कहलाती है, यानी कि कुछ सीजन्स में पाई जा रही है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पर्सन जो है उसको उस टाइम पीरियड में काम नहीं मिल पाता है,
राइट जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी अभी पढ़ा था जो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू समझाया था, रामू का एग्जाम्पल, जिसमें जब वो एम्प्लॉयड था तो वो अपनी फैमिली के लिए मैनेज कर पा रहा था डेली के आइटम्स को, लेकिन जब वो अनएम्प्लॉयड रह रहा था फॉर 4 मंथ्स, जब उसके पास सोइंग हार्वेस्टिंग ऐसे वाले काम नहीं थे तो वो अनएम्प्लॉयड था, राइट तो उस टाइम पर उसको फूड इनसिक्योरिटी हो रही थी, वो सीजनल हंगर का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। आई होप आपको सीजनल हंगर का मतलब समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर सीजनल हंगर में आपको दो चीजें समझा रखी हैं, एक रूरल एरियाज में किस तरीके की सीजनल हंगर होती है और क्यों होती है, एंड सेम वे में अर्बन एरियाज में किस तरीके की सीजनल हंगर पाई जाती है और वो क्यों होती है। ठीक है, तो पहले हम रूरल एरिया को समझेंगे। तो रूरल एरियाज में सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सेम एज द एग्जांपल ऑफ रामू, जहाँ पर फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग के पीरियड के अलावा जो पीरियड था जब वो अनएम्प्लॉयड था, तो उस टाइम पर उसको फूड इनसिक्योरिटी होती, हम कह सकते हैं सीजनल हंगर रामू फेस कर रहा था। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सीजनल होती हैं इन नेचर। आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें क्या है, तो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ओके, लेट्स मूव अहेड। अर्बन एरियाज में, जो सीजनल हंगर है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबरर्स, तो कैजुअल लेबरर्स की वजह से ये सीजनल हंगर होती है अर्बन एरियाज में। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं, इनके साथ भी सेम वे में होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है ईयर में जब इनको काम नहीं मिल पाता है, राइट तो उस टाइम पर ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, दे फेस द सीजनल हंगर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। टू सम इट अप, आप ये देख सकते हैं रूरल सीजनल हंगर, जो कुछ सीजन्स में काम ना मिल पाने की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ती है हंगर, दैट इज सीजनल हंगर। रूरल एरियाज में क्यों होती है, क्योंकि वहां पर लोग किस में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। तो जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, सो दे सफर फ्रॉम द सीजनल हंगर। सेम वे में इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो, लोग यहाँ पर किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, कैजुअल एक्टिविटीज में, कैजुअल लेबरर्स के तौर पर दे वर्क। सो अगेन ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ द ईयर उनको काम नहीं मिलता है, सो दे सफर फ्रॉम द सीजनल हंगर। आई होप आपको सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर ये दोनों क्लियर होंगे। फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो परसेंटेज है सीजनल हंगर का एज वेल एज क्रॉनिक हंगर का, इट हैज डिक्लाइंड इन इंडिया, एंड किसमें फॉल आया है। और याद रखिएगा, दिस इज दीज टू, सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर, दीज टू आर इंपॉर्टेंट। तो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाई है उसको याद रखिएगा, एंड यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल्सो। ठीक है, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं फॉर दिस। देन यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में। आपने काफी अपनी बाकी सब्जेक्ट्स में भी शायद इस बारे में पढ़ा हो कि इंडिया का हमेशा से एम क्या रहा था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो। व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि इंडिया में खुद इतना प्रोडक्शन हो पाए फूड ग्रेन्स का, दैट वी डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट, यानी कि हमें बाहर से मंगवाना ना पड़े, हमारे पास इतना प्रोडक्शन हो, हम सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है, खुद के लिए खुद फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाए। तो इंडिया का यही एम रहा सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, सिंस 1947। अब इंडिपेंडेंस के बाद इस सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए काफी सारे पॉलिसी मेकर्स ने काफी सारे मेजर्स को अडॉप्ट करा, यानी कि काफी सारे स्टेप्स लिए इस डायरेक्शन में कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इन फूड ग्रेन। ओके, ठीक है, फिर एक न्यू स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। आपने इस वर्ड के बारे में सुना ही होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसा कि नाम बता रहा है ग्रीन। ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉप्स को, ठीक है, फूड ग्रेन्स को। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए था, कि जो इंडिया का प्रोडक्शन है व्हीट का एंड राइस का, क्योंकि सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मानी जाती हैं, व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम था। तो इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली, ताकि इंडिया व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर काफी सारे स्टेप्स लिए गए थे, काफी सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जैसे कि HYV सीड्स। एंड आपने ये चैप्टर जो हमने पहले किया उनमें पढ़ रखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इन डिटेल आई एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से एम था कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस को इंक्रीज किया जाए।
यहाँ पर उसी टाइम के बारे में कुछ चीज़ें गिवन है दैट इंदिरा गांधी जो उस टाइम पर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था, उसको मार्क करने के लिए क्या किया था, शी ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो इस जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन हुआ था उसको मार्क करने के लिए, उस इम्प्रेसिव प्रोडक्शन को मार्क करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्टैम्प निकाली थी, स्पेशल स्टैम्प रिलीज करी थी, विच शी एंटाइटल्ड एज व्हीट रिवॉल्यूशन। कब? जुलाई 1968 की ये बात है कि व्हीट रिवॉल्यूशन करके उन्होंने एक स्टैम्प निकाला था टू मार्क ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस। ओके, देन यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो असर था वो वीट पर पड़ा, यानी कि हम वीट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की गई वीट प्रोडक्शन में। एंड लेटर इट वाज रेप्लिकेटेड इन राइस, यानी फिर ग्रेजुअली ये एक्सपैंड हुआ टू द राइस ऑल्सो, यानी कि फिर राइस में भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया की फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट होने में, सेल्फ सफिशिएंट होने में काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करा। अब अगर हम इन्हीं चीज़ों को डेटा के थ्रू समझें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कितना सक्सेस पाया, तो द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वाज हाउएवर डिस्प्रपोर्शनेट, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था जिससे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दैट इज द फैक्ट, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेट था। जैसे अभी तक हम पढ़कर आए हैं कि पावर्टी कुछ रीजंस में ज़्यादा थी, ठीक है, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने पढ़ा है कि कुछ रीजन्स में उनको ज़्यादा पाया जाता है। सेम वे में जो फूड ग्रेन में इंक्रीज आया था वो भी डिस्प्रपोर्शनेट था। व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेट? डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि कुछ रीजन्स में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, लेकिन वो कुछ ही रीजन थे, ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट जो है वो सारे स्टेट्स में देखा गया, सारे रीजन्स में देखा गया। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि वो डिस्प्रपोर्शनेट रहा। ठीक है, अब हम कुछ डेटा देख लेते हैं कि क्या क्या ग्रोथ हुई प्रोडक्शन में राइस एंड व्हीट के। सबसे पहले द हाईएस्ट रेट, तो यहाँ पर ये जो डेटा है ना, मैंने आपके लिए इसको पॉइंटर्स में चेंज कर दिया है सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ थी वो कहाँ पर अचीव की गई? वो अचीव की गई यूपी एंड एमपी में। तो यूपी में 44.01 मिलियन टन एंड एमपी में 30.21 मिलियन टन। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंडली, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में बात करें, जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन था उसमें भी इंक्रीज आया। तो 15-16 में ये कुछ 252.22 मिलियन टन था, लेकिन ये 16-17 में यानी कि एक साल के पीरियड में इंक्रीज होकर 275.68 मिलियन टन तक पहुंच गया। ओके, अब थर्ड पॉइंट है कि यूपी एंड एमपी ने व्हीट के फील्ड में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर हम व्हीट के बारे में बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन में इंक्रीज कहां पर हुआ? यूपी एंड एमपी में। कितना रहा ये? फॉर यूपी इट वाज 26.87 मिलियन टन एंड फॉर एमपी इट वाज 17.69 मिलियन टन इन 15-16। ओके, सेम वे में अगर हम राइस के बारे में बात करें तो राइस के प्रोडक्शन में इंक्रीज किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा रहा? सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया प्रोडक्शन में, तो वो दो स्टेट्स रहे वेस्ट बंगाल एंड यूपी। तो क्या याद रखना है आपको? व्हीट में कौन से रहे? यूपी एंड एमपी, एंड राइस में वेस्ट बंगाल एंड यूपी। ठीक है, तो कितना रहा यहाँ पर प्रोडक्शन राइस का? 15.75 मिलियन टन इन वेस्ट बंगाल एंड 12.51 मिलियन टन इन यूपी, अगेन इन द सेम पीरियड 15-16। ओके, आई होप आपको ये डेटा क्लियर रहा होगा और इंडिया किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना चाहती थी और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने उस चीज को अचीव करने में राइस एंड व्हीट के फील्ड में किस तरीके से मदद करी। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है। So in the part 2 of this video, I will be covering the remaining topics. तो इस पॉइंट तक हम लोगों ने पार्ट 1 में इस चैप्टर के कवर कर लिया है। पार्ट 2 I will be uploading जहाँ पर हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। So don't forget to watch that video. Okay?